नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एस विघ्नेश शिशिर की PIL पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह मंत्रालय से यह रिपोर्ट मांगी है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जांच के बाद कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल ये प्रक्रिया में है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस PIL पर सुनवाई हो रही है। अब मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। दरअसल याचिका में दावा किया गया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता है। याचिका दाखिल करने वाले विघ्नेश ने कहा कि 25 नवंबर को मुकदमा सुनवाई के लिए आया था। गृह मंत्रालय अब इसकी जांच कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर 19 दिसंबर को इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाए कि अगर ऐसा है तो क्या कार्रवाई हो। कोर्ट ने कहा है कि सभी एविडेंस 19 दिसंबर को प्रस्तुत किए जाएं और मुझे विश्वास है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं उसके आधार पर राहुल गांधी की नागरिकता कैंसिल होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और RSS दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के रास्ते में बाधा डालने वाली दीवार को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उस दीवार को गिराने के लिए UPA सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं थे। तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी के संविधान रक्षक अभियान को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि यह उनकी गारंटी है कि मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है। भारत के संविधान की एक प्रति दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने यह किताब पढ़ी होती तो वह जो रोज करते हैं वह नहीं करते। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मंगलवार को संभल हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा से जुड़ी सही जानकारी जुटाने और तथ्यों के बारे में पूरे प्रदेश को बताने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था। मैं संभल के लिए 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद मैंने फोन पर DGP से बात की। मैंने उनसे कहा कि इस घटना में हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं। आपने हमारे सांसद पर भी मुकदमा दर्ज किया है जो घटना स्थल पर भी मौजूद नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां ना जाएं। DGP के आग्रह पर हम घटना स्थल पर नहीं गए। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि किसी आध्यात्मिक नेता को गिरफ्तार करना पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। वो ना ही किसी से हथियार ले रहे हैं, ना किसी से बंदूक। वो तो अपने लोगों का ध्यान रख रहे हैं। वो सिर्फ अधिकारों के लिए खड़े हैं और चाहते हैं कि सरकार वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की सुनवाई करे। धार्मिक पुजारियों को गिरफ्तार करने से बांग्लादेश की सरकार का या लोगों का या देश का या यहाँ तक कि बांग्लादेश की छवि का भी भला नहीं होने वाला है। हम प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से बहुत अधिक उम्मीद करते हैं, जिनको लोगों के बीच शांति और सुरक्षा लाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और इसलिए उन्हें वहां प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम उनसे ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं करेंगे जिससे समुदायों के बीच और अधिक तनाव और भय पैदा हो। हम बांग्लादेश की सरकार से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने अल्पसंख्यकों का ख्याल रखें और उन कट्टरपंथी तत्वों को नियंत्रित करें जो आपके देश और इसकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। झारखंड चुनाव के नतीजों के बाद मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि आगे भी मुलाकात होगी। बहुत सारी बातें हैं, हम लोगों की सरकार बननी है, हम आशीर्वाद के लिए आए थे। हेमंत सोरेन ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की नई सरकार का गठन होना है। यह प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू हो रही है। मैं इसी सिलसिले में दिल्ली का दौरा कर रहा हूं। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है।
हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को झारखंड में एक शानदार चुनाव लड़ने और जीतने के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। परसों 28 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण समारोह है और हम सब उसमें जाएंगे। इस्लामाबाद की तहरीक-ए-इंसाफ के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के पत्रकारों को निशाना बनाने की कई खबरें सामने आई हैं। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकारों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने न केवल उनके साथ धक्का मुक्की की बल्कि इमारतों और उपकरणों को भी नुकसान पहुंचाया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक पत्रकार ने कहा कि डी चौक में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें डराया और धमकाया। उन्होंने कहा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे धक्का दिया गया और हमारे साथ गाली गलौज की गई। उनमें से एक समूह आया और हमें टी चौक से बाहर धकेलने की कोशिश की। इस दौरान मेरे पैर में चोट लग गई। वे कह रहे थे कि तुम लोग ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो। इसी दौरान गोलीबारी शुरू हो गई और हमारे लिए हालात मुश्किल हो गए। वहीं वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा हसन का कहना है कि यह पहली बार नहीं है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने उनकी टीम पर हमला किया है। इसके अलावा पीटीआई के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं कि किसी भी मीडिया टीम पर हमला ना हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ उपद्रवी लोग भीड़ में शामिल हो गए हों। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया पर हमला अफसोसजनक है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि ऐसे समय में संविधान दिवस मनाना सही नहीं है जब संभल में लोगों की जान गई है और आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को उत्तर प्रदेश में हिंसा प्रभावित इलाके में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। संविधान दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए अखिलेश ने कहा कि संविधान का असली जश्न तब है जब हम उसका पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारी रक्षा करता है और हमें हमारे अधिकार देता है। हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे समय में जश्न मनाना सही नहीं है जब संभल में कई लोगों की जान गई है। संविधान दिवस के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बिहार के लोगों को संविधान दिवस की बधाई देना चाहता हूं और इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना चाहता हूं। मैं देश बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम संविधान आरक्षण की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आप जानते हैं कि महागठबंधन सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया था। यह जातीय जनगणना के बाद हुआ। हमने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि भाजपा इसे कम कर सकती है। फिर हमने इसे अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग की, लेकिन केंद्र ने उपेक्षा की और इसे अदालत में रोक दिया। अदालत ने देखा कि यह बिना अध्ययन के किया गया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस भी बिना अध्ययन के किया गया था। आज हम मांग करते हैं कि अगर सरकार इच्छुक है तो अध्ययन के लिए एक समिति होनी चाहिए और इसे संशोधन के लिए कैबिनेट में लाया जाना चाहिए। अगर वे इच्छुक हैं तो एक नया विधेयक लाया जा सकता है। हम समर्थन करेंगे। आरजेडी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस के बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट का भी बयान आया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार लेंगे। शिरसाट ने संवाददाताओं से कहा कि तीनों नेता शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार शाम को मिलेंगे और उचित फैसला लेंगे। यह फैसला इन नेताओं द्वारा आज रात या बुधवार सुबह तक मीडिया को बता दिया जाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर दिल्ली के अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का निर्देश देने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी होता है, उनके अधीन बूथ स्तर के अधिकारी होते हैं। इस टीएम ने अपने सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को उनके निर्वाचन क्षेत्र के 20,000 फोटो की सूची दी है ताकि उन फोटो को काटा जा सके। BLO और AERO को बताया गया है कि यह सूची पार्टी के माध्यम से केंद्र द्वारा बनाई गई और केंद्र आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हिमालय में ग्लेशियर झीलों के तेजी से विस्तार से संबंधित मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते जोखिम पर चिंता जताई गई है। PTI के अनुसार NGT ने एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया था कि बढ़ते तापमान के कारण पिछले 13 वर्षों में ग्लेशियर झीलों में लगभग 10.81% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से बड़ी ग्लेशियर झीलों का निर्माण हुआ, जिसमें अधिक पानी था और बदले में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया। बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को हिंदू समूह सम्मिलिता सनातनी ज्योति के नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। BD News 24.com ने कहा कि चटगांव के छठे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कादी शरीफुल इस्लाम की अदालत ने मंगलवार को सुबह करीब 11:15 बजे यह आदेश जारी किया। समाचार पोर्टल ने कहा कि हिंदू पुजारी को जमानत नहीं मिलने पर उनके अनुयायियों ने अदालत परिसर में विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भी दिल्ली में एक संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि हम संविधान दिवस के बारे में बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों, विशेष रूप से एक पार्टी ने बार बार संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचाने की कोशिश की, साथ ही संविधान को तोड़ने की कोशिश की गई। जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो हम सिर्फ जश्न नहीं मनाते हैं, हमें चुनौतियों को भी समझना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान की तारीफ तो करते हैं, लेकिन केवल ऊपरी तौर पर अंदर ही अंदर पे से कमजोर कर रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और लोकतंत्र बचाने के लिए सभी अल्पसंख्यक आगे आए। यही वजह है कि हम PM मोदी को रोकने में सक्षम हुए। आज उनकी सरकार बहुमत की नहीं बल्कि अल्पमत की सरकार है। PM मोदी की सरकार TDP के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के CM नीतीश कुमार के समर्थन से खड़ी है। अगर कोई समर्थन वापस लेता है तो यह सरकार गिर जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।